एटीएन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। सुर्खियां अखबार की पढ़ने से डर लगता है, सारा आलम मुझे बारूद का घर लगता है। आदाब नाजरीन, के एटीएन खिलाफत न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश या सेंट्रल बोर्ड के चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना और योगी सरकार की मंशा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल हमारा, उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर जो अधिसूचना योगी सरकार ने जारी की और दूसरी तरफ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक कमेटी का गठन किया वक्फ के औकाफ में हुए घोटालों को लेकर, आपको क्या लगता है जो जांच बैठाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, उसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो कमेटी गठित की है और इससे पहले भी 2017 में उन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो मेंबर थे डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने पूरी यानी शिया सुन्नी दोनों औकाफ की उन्होंने जांच की और जांच करके नियमानुसार उन्होंने प्रस्तुत किया और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी को वो मौसूल कराई। अब रहा ये सवाल के मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने फिर से एक कमेटी और फिर से एक जांच और फिर से एक नया सिलसिला शुरू किया। पहले तो उनको ये तय करना चाहिए थी कि डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी साहब की जो जांच रिपोर्ट है वो सही है या गलत है। अगर गलत होती तो वो निरस्तीकरण का कम से कम आदेश देते और उसके बाद से कोई जांच गठित की जाती। मगर उन्होंने जो ये जल्दबाजी में जांच गठित की और जिसमें 7-8 मेंबरों को जो शामिल किया है, तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई भी जांच अधिकारी के बिना पूरी नहीं की जा सकती है। इसमें जांच किसकी सरबराही में हुई, जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन था, विवेचना अधिकारी कौन था या जांच अधिकारी कौन था, इसका कोई पता नहीं। यहाँ पर हर सदस्य अपने स्तर पर जांच अधिकारी है या जांच का अध्यक्ष है। इसी बात के जब कोई भी जांच किसी एक के सरबराही में होती है, ये जांच जितने सदस्य हैं उनके सरबराही में हुई है, तो जाहिर सी बात है सदस्यों ने अपनी अपनी मंशा को, अपनी अपनी जांच को एक दूसरे पर हावी करने की कोशिश किया है। इस जांच में तजाद होगा, इस जांच में खामियां हैं, इस जांच में टकराव है। और टकराव सबसे बड़ा ये है कि जब मैंने वसीम साहब और हनीफ साहब से यहीं लखनऊ में जब जांच कमेटी आई थी तो होटल पर पहुंच करके बात शुरू की और मैंने जब जुफर अहमद फारूकी के सिलसिले में, उनके भ्रष्टाचार के सिलसिले में जब उनको पत्रावली दी और उनको सारे सबूतों के साथ मैंने पेश किया, तो उन लोगों का, वसीम साहब का ये कहना था कि नहीं, अभी हम सुन्नी वक्फ बोर्ड पर जांच नहीं करेंगे, अभी तो हम शिया वक्फ बोर्ड पर जांच कर रहे हैं। क्यों भाई, जब दोनों को सरकार ने यानी भ्रष्टाचार के कटघरे में ला करके सीबीआई अधिसूचना जारी की है, दोनों पर सीबीआई की तलवार लटक रही है, दोनों की जांच सीबीआई कर रही है, तो उसमें आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं कि एक के खिलाफ हम जांच करेंगे और दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे? तो इसमें जो शिया फरीक है, जो शिया पक्ष है, वो तो 1 सेकंड में जाएगा हाईकोर्ट में और आपकी जांच धराशायी होकर के फ्लोर पर आ जाएगी, वहीं पर आप स्टे दूसरे को मिल जाएगा और इस जांच का कोई फायदा नहीं होगा। इसे बेवकूफ बनाया जा रहा मुसलमानों को। यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हो गया है कि वक्फ के घोटालेबाजों को के ऐबों को बचाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार दिल्ली की तर्ज पर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में सीधा दखल देने की तैयारी में, इससे क्या मायने?
देखिए, मसला ये है कि जब टेलीफोन कंपनी के वायरमैन को आप चेयरमैन बना दें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का, और जो लाइनमैन हो उसको राज्य मंत्री बना दे अल्पसंख्यक और वक्फ विभाग का, तो तमाशा तो यही खड़ा हो जाएगा। भाई, योग्यता के आधार पर और योग्यता के अनुसार इंसान को पदवी दी जाती है। यहां पर जितने अयोग्य हैं वो सरकार में बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं और उसके नतीजे में गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। भाई, जहां तक राज्य मंत्री मोहसिन रजा का सवाल है तो वो कभी एंकर बन जाते हैं मंत्री होते हुए भी, और कभी यानी दंगाइयों पर यानी आवाज उठाने लगते हैं। उनका तो ये पता ही नहीं है। और यही हुआ कि उन्होंने बाईपास करके, कैबिनेट को बाईपास करके जो आदेश जारी कराया था और सीईओ शिया सेंटर वक्फ बोर्ड का स्थानांतरण किया था, उन्होंने विभाग से वापस भेजा था मजबूर, यानी आखिरकार मुख्यमंत्री जी को वापस कराना पड़ा कैबिनेट मिनिस्टर के जरिए। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए जूता था। उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। और उनसे जब शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का यानी वक्फ का कलमदानी ले लिया गया है तो वो अधिकारियों से विमुख होकर क्यों बात कर रहे हैं? भाई, उनके पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत वो गुफ्तगू करें। यहाँ पे आपको रोकना चाहिए। हमारा सवाल ये था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तमाम अधिकारों को एलजी के हवाले करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया, ठीक उसी तरह से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन को पावर होते थे या जो तमाम राइट्स हैं, उनमें दखल अंदाजी का जो ये इक़दाम उठाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से, इसके मायने क्या है? क्या लगता है कि आइन को अब दरकिनार पूरी तरह से पूरे देश में किया जा रहा है? देखिए, मैं इससे कबल भी आप ही के चैनल के माध्यम से आपके सामने बात रख चुका हूं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुसलमानों के प्रति सबकी यानी गलत पॉलिसी है और ये संदिग्ध अवस्था में काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, जिससे मुसलमानों को इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया है। ये शिया सुन्नी वक्फ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार मोहसिन रजा ने ये बात घबरा करके इंटरव्यू में कह दी। आज अखबारात की सुर्खियां बनी हुई हैं यही बातें, और जो सरकार की मंशा थी वो मोहसिन रजा ने जाहिर कर दी है। तो इससे तो वाज़ेह होता है कि सीधे तौर पर सरकार शिया सुन्नी के जितने औकाफ हैं उनको अपने कब्जे में लेना चाह रही है। मैंने पहली गुफ्तगू में भी यही कहा था कि चूंकि कल्ब शहर में यानी मरकज में इतनी यानी क्रीम जगह पर ये हमारी संपत्तियां हैं कि सरकार की नीयत खराब हो गई है। सरकार ने जिस सूरत से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेल, हवाई जहाज यानी सारी चीज़ों को सौदा किया है, उसी तरीके से सरकार हमारे औकाफ का सौदा करना चाहती है, हमारी ज़मीनों का सौदा यानी कंपनियों के जरिए करना चाहती है। बड़े बड़े कारपोरेट को ये हमारी ज़मीनें सौंपना चाहती है और ज़मीनें सौंपने के लिए जो वक्फ बोर्ड के पास पावर थी वो सरकार अपने अधीन ले लेगी। और जाहिर सरकार जब किसी को दे देगी तो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के वजूद खत्म हो जाएंगे। और इसके लिए उनको आदमी चाहिए। तो शिया वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं और यही वजह है कि वसीम रिजवी हैं और ज़ुफ़र अहमद फारूकी हैं, इनके जरिए उनको अपने यानी जितना स्वार्थ है वो साधना है। और अगला टर्म ये हो रहा है कि ठीक है वसीम रिजवी को नहीं ला रहे हैं तो अब वसीम जैसे लोगों को ला रहे हैं। और यही हो रहा है कि मौलानाओं से ऐसे नाम प्रस्तावित सरकार करा रही है। मौलाना मजबूर है हमारा, वो जो मौलाना के कैंडिडेट हैं वो सरकार के लिए टट्टू साबित हों, वो सरकार के लिए सिर्फ स्टैंप साबित हों और सरकार अपने मकसद को हल कर सके उनके जरिए। इसीलिए सरकार ने
ये गठन करने की सोच रखी। सवाल ये है कि जिस तरह से जांचें कराई गई और वो तो एक अलग चीज हो गई, और इसी दरमियान में डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी साहब को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की सदस्यता से हटा दिया गया। इससे आप क्या मानते हैं? डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी साहब एक ईमानदार अधिवक्ता हैं। उस आदमी पर दबाव ये था कि तुमने जांच में मोहसिन रजा का नाम शामिल कर दिया, वक्फ नंबर 2757 सफीपुर वक्फ आलिया बेगम को लेकर के। सिर्फ ये जांच में एजाज अब्बास नकवी ने मोहसिन रजा का नाम हटाने से इनकार कर दिया, तो लिहाजा एजाज अब्बास नकवी को कमेटी से बाहर कर दिया गया। तो क्या अब यानी कोई अधिकारी नहीं, कोई यानी स्वच्छ आदमी, कोई ईमानदार आदमी अगर बेईमान का नाम पेश कर दे और बेईमान सरकार की गोद में हो तो क्या सरकार उस बेईमान को हटा देगी? आखिरी सवाल हमारा ये है कि जैसा कि डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी साहब को अल्पसंख्यक सदस्यता से हटाया गया, कहीं इसके पीछे इस मामले में राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मोहसिन रजा की भूमिका संदेह के दायरे में आती है। वजह यह है कि राज्य मंत्री द्वारा वक्फ पंजीयन संख्या I-2757 आलिया बेगम सफीपुर जनपद उन्नाव का नाम जांच में होना तो नहीं है? भाई उसके लिए भी जांच हो चुकी है, उस पर भी 52 की कार्रवाई वसीम रिजवी के द्वारा की जा चुकी है और वसीम रिजवी ने चैलेंज किया था मोहसिन रजा को इन्हीं बुनियाद पर, और यही वजह थी कि मोहसिन रजा और वसीम रिजवी की सीधी लड़ाई शुरू हो गई थी। भाई मोहसिन रजा ने पहले वसीम रिजवी से खुशामद करके इसको वक्फ बनवाया, जबकि ये शत्रु संपत्ति थी। वक्फ आलिया बेगम भाई एक बहन का हिस्सा होना चाहिए था, इसमें तीनों बहन का हिस्सा जो शत्रु संपत्ति 2/3 थी उसको जोड़ करके इन्होंने वक्फ बनवाया और उसके बाद से वक्फ को बेच दिया गया। तो सवाल यह होता है कि वक्फ बेचा कैसे जा सकता है? वक्फ में जब कोई प्राविधान नहीं है कि बेचा जाए, स्थानांतरण किया जाए, निमित्ता की जाए, यानी वक्फ को किसी भी हालत में वक्फ है, उसकी स्थिति वक्फ जैसी रहती है। मगर मोहसिन रजा ने जो खुद एक वक्फ मिनिस्टर थे उन्होंने इस वक्फ को बेचा, और डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी की रिपोर्ट में मोहसिन रजा का मुख्यतः इस संबंध में नाम था। डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी की रिपोर्ट में बुक्कल नवाब यानी मजहर अली खान बुक्कल नवाब का नाम है, मोहसिन रजा का नाम है। भाई जब अच्छा ये लोग आज बीजेपी की गोदियों में खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, और यही कारण था कि उन्होंने डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी की रिपोर्ट निरस्त न करते हुए, चूंकि वो सच्चाइयों पर मबनी थी, उसमें सारे साक्ष्य मौजूद थे, सारी सच्चाइयां थी, उसको निगलेक्ट ना करके इन्होंने डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी को ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हटा दिया। ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। चलिए, हमसे बात करने के लिए इस खास कार्यक्रम में आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि अभी हमसे अल्लामा ज़मीर नकवी साहब ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की उत्तर प्रदेश सियासत सेंटर को लेकर, जिस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। नाज़रीन, आपको हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार और जितने भी राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं, संविधान से जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, संविधानों में जिस तरह से संशोधन किया जा रहा है, कभी कृषि को लेकर बिल आ जाता है तो कभी किसी बात पर, राज्य सरकारों को कमजोर करने वाला भी बिल दिल्ली की सरकार एक उदाहरण आपके सामने आया। और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दखल अंदाजी करके उसकी शक्तियों को कमजोर करने की जो कोशिश कर रही है, उसी पर हमने सीधी गुफ्तगू की। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाजत। आदाब। नाज़रीन, एक अपील आपसे और है, जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि KTN खिलाफत न्यूज़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए KTN खिलाफत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमसे जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे हौसलों को बढ़ाता है, हमारी आमदनी को